Assalamu alaikum viewers. Starting from topic 41, it is a lecture from 41 to 50 lecture topics. The Mizero argues the reflection only leads to learning if it leads to transformation. अब Mizero का क्या concept था regarding reflection? उसने कहा कि जो लर्निंग है वो एक्चुअली आपके अंदर तब्दीली लाती है। ठीक है, अगर आप अच्छे से लर्न कर रहे हैं तो आपके अंदर तब्दीली लेकर आएगी। देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसने एक ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग थ्योरी दी थी। ठीक है, मिज़ेरोस ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग। इसके अकॉर्डिंगली डिसोरिएंटिंग डायलेमा, लॉस ऑफ जॉब या डाइवोर्स, मैरिज, इस तरह के अगर इश्यूज होते हैं तो आप इनसे सीखते हैं। दे आर फॉर योर लर्निंग। इनसे लर्न करके अगर आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, इट मीन्स यू आर reflecting good on your this learning experience. A critical assessment of assumptions या recognition आप recognize कर रहे हैं, पहचान रहे हैं कि that once discontent and the process of transformation are shared, कि आप अपनी जो आप मुतमिन नहीं है, आप discontent है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। आप अगर उसको पहचान लें, देन आप एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑप्शंस फॉर न्यू रोल्स एंड रिलेशनशिप्स एंड एक्शंस, के आप फर्दर कोई न्यू ऑप्शंस फाइंड आउट करें पॉजिटिव चेंज लाने के लिए, न्यू रोल प्ले करने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग वंस प्लान्स, और आपके जो अपने प्लान है आप उसको इम्प्लीमेंट करें हो। प्रोविजनल टेस्टिंग ऑफ न्यू रोल्स, और जब प्लान आप इम्प्लीमेंट करें हैं फिर आप उसकी टेस्टिंग करें, आप उसको चेक करें कि आर दे प्लान सक्सेसफुल, और दोस प्लान सक्सेसफुल और नॉट। देन बिल्डिंग competence एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन न्यू रोल्स एंड रिलेशनशिप। जब आप न्यू रोल्स या रिलेशनशिप बिल्ड अप करेंगे तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप कॉम्पिटेंट होंगे, आप किसी भी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको फेस करने के काबिल हो सकेंगे। Reintegration to one's life on the basis of condition dictated by one's own perspective। इससे आगे पॉइंट्स पे शक मत करिएगा, जो इससे ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो आप कर लेंगे। अगर जो लर्निंग है दैट लीड्स टू एक्चुअली टू ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, ये सारे स्टेप्स ऊपर आपको बताए हैं। फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ड्रॉ फ्रॉम मिज़ोरस मॉडल। आप मिज़ोरस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो रिफ्लेक्टिविटी के बारे में क्या एक्सट्रैक्ट किया है मटेरियल इन्होंने, ये वही वाला सारा रिपीट हो रहा है। आप वही वाले सारे सीक्वेंस से पॉइंट याद कर लें, दैट इज ओके। कि डिसोरिएंटिंग डायलेमा, कि आप कोई ना कोई आपके साथ मिसहैप हुआ है या फिर कोई नेगेटिव आपको एक्सपीरियंस हुआ है, आप उस इवेंट को पिक्चर करेंगे। ठीक है, क्लिक किया आपने, उसके ऊपर एजम्पशंस को एज्यूम किया और कुछ आपने उसके बारे में सोचा, और आप अपनी एजम्पशंस, अपने राय का इजहार करेंगे उस पर। और उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन टू फील टू यू टू फील दिस, आप उसके बारे में क्या समझते हैं और आप उसके बारे में क्या एडवाइस करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप फिर उससे न्यू रोल्स वो किस तरह से डिफाइन करेंगे अपने, कि आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है तो आपका न्यू रोल, ये आपका जो न्यू स्टेटस होगा वो क्या होना चाहिए। हाउ यू प्रेफर दिस टू बी डिफरेंट, आप इसको किस तरह से डिफरेंटली लेकर चलेंगे। और फिर आप इससे इंटरप्रेट क्या करते हैं, आप इससे क्या अखज़ कर रहे हैं, और आपकी एक्चुअली इंटेंशन क्या थी। आपने जो प्लान किया है एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सक्सेसफुल है कि नहीं। क्रिटिसिज्म फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, क्रिटिसिज्म फॉर यानी कि वो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है, अब तक हम ये पढ़ते हैं कि ये एक अच्छी चीज है जो कि हर टीचर को अप्लाई करनी चाहिए टू इम्प्रूव हिज प्रोफेशनल लर्निंग और एक्सपीरियंस। तो अब इसके बारे में कुछ एजुकेशनिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर तनकीद की कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। उसकी क्या रीजन थी, उनमें से एक था ब्रूकफील्ड। इसका ये कॉन्सेप्ट था कि कल्चरल एंड पर्सनल रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अभी ये किस तरह से इन्वॉल्व होता है हम आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा एशन मोरे ने कहा कि जो न्यू टीचर हैं कैन चूज नॉट टू रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिवली एंड क्रिटिकली फॉलिंग बैक ऑन प्री कंसीव्ड अंडरस्टैंडिंग्स। कि जो न्यू टीचर्स हैं वो अगर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएंगे तो इस तरह से उन्हें अपने जो न्यू टीचर्स हैं वो उन्हें अपने कॉन्सेप्ट या फिर अपनी टीचिंग पर डाउट होने लगेगा, और वो इम्प्रूवमेंट के बजाय अपने आप को डीवैल्यू समझने लगेंगे। अब 4 areas of concern है about reflective practice: ethical, professional, pedagogic and conceptual. These are the 4 areas of concern while doing reflective practice। आपने इसको मद्देनजर जरूर रखना होता है जब भी आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करें। अब एथिकल क्रिटिसिज्म क्या थी, अब ये चारों पॉइंट्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं, और इन सब के बारे में क्रिटिसिज्म क्या थी।
कि एथिकल क्रिटिसिज्म में ये था कि फर्दर प्रॉब्लम इज द वे रिफ्लेक्शन कैन इन्वॉल्व कांस्टेंट स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इट कैन लीड टू पुलिंग ऑफ इनकम्पिटेंस एंड सेल्फ डिसअप्रूवल, के जब एक टीचर अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है या न्यूली प्रोफेशनल टीचर है और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर वो स्टूडेंट से फीडबैक लेता है या फिर अपने कोलीग से फीडबैक लेता है और वो उसकी अगर नेगेटिवली उसकी टीचिंग प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करते हैं तो वो अपने आप को टीचर इट्सेल्फ डी वैल्यू भी समझने लगता है। सेकंड ये कि जो एथिकल कंसर्न इसमें ये है कि जब स्टूडेंट से लिया फीडबैक या फिर कोलीग से लिया तो वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये एथिकल एस्पेक्ट आ गया इसमें, जिसकी वजह से कहा गया कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करना इज नॉट गुड। देन प्रोफेशनल कंसर्न, ये तो एथिकल कंसर्न था। व्हेन एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड्स द वर्ड क्रिटिकल टू मीन नेगेटिव, अब वर्ड क्रिटिकल का जब भी ये तनकीद इसका मतलब होता है, जब भी इसका वर्ड यूज करें तो आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव वर्ड नेगेटिव फीलिंग आती है। तो इसकी वजह से एक नेगेटिव फ्रेमवर्क ये माइंड में डेवलप कर रहा होता है। तो दिस वाज द एथिकल क्रिटिसिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। देन प्रोफेशनल कंसर्न में क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज डन बैडली और इनअप्रोप्रिएटली, अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रॉपरली कंडक्ट नहीं की गई, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो assumptions है या फिर आपके रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के जो नताइज हैं वो नेगेटिव होंगे। इट कैन reinforce prejudices एंड बैड प्रैक्टिस, आपकी बैड प्रैक्टिस हो सकती है। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जो टीचर है वो ये समझे कि मैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो बायसनेस की बेस पर कर रहा है, वो इटसेल्फ अपने आप को ठीक समझ रहा हो। स्टूडेंट्स उसको नेगेटिवली एक्सप्लेन करेंगे और जो क्लीस है हो सकता है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसको ठीक कहेंगे, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से एक बायसनेस क्रिएट आ गया, प्रोफेशनल कंसर्न इसमें डेवलप हो सकता है। When teachers follow reflective practice models in mechanical, routinized, or instrumental ways, they fall into the trap of engaging neither critical analysis or their nor their emotions. तो जब वो मॉडल्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो वो क्रिटिकल एनालिसिस पर इतना बिलीव नहीं कर रहे होते। At the level of of the individual, it can be means for organization to ignore their responsibilities so that fostering good practice is a matter of the teacher rather than organization. तो अब ऑर्गेनाइजेशन के बजाय टीचर की इटसेल्फ अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक एम ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। लेकिन अगर बायसनेस हो जाती है, टीचर अपने आप को हर एस्पेक्ट से पॉजिटिव ही सोच रहा है, नेगेटिवली उसने बहुत एस्पेक्ट्स नहीं देखे, तो इसकी वजह से रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एक का जो नतीजा है वो नेगेटिव में आ सकता है। देन पेडागोजिक कंसर्न, डेवलपमेंटल रेडीनेस। पेडागोजिकल कंसर्न में क्या आता है कि टीचर नीड टू बी डेवलपमेंटली रेडी, कि वो डेवलपमेंटली जिस तरह से डेवलप किया है टीचर ने या वो प्रोफेशनल लाइफ में इन हुआ है, टीचर को डेवलपमेंटली रेडी होना चाहिए क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के लिए। बट द रिस्पेक्टिव एबिलिटीज ऑफ नोविस एंड एक्सपर्ट आर रेलिवेंट। नोविसेस क्या करते हैं, नोविस कहते हैं कि जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, जो न्यू रिफ्लेक्टिव मॉडल्स हैं उनको फॉलो किया जाए और उनके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, नोविस का वर्ड नए से निकला हुआ है, आप न्यू से याद रख लें कि न्यू एक्सपीरियंस से लर्न करके उसको अप्लाई करना। जबकि एक्सपर्ट क्या है कि ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस वो है आपको, आप बस उसी पर बिलीव कर रहे हैं, उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए नोविस का होना लाजमी है कि आप न्यू जो मॉडल्स हैं, थेरीज हैं, उनसे लर्न करके अपने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पर वो अप्लाई करें। एज कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्सेज और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड्स अप बीइंग सुपरफिशियल, स्ट्रेटेजिक एंड गार्डेड। और फिर फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि ये सुपरफिशियल सिर्फ अपर सतह के लेवल पर तक ये लिमिटेड हो जाती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, और ये डीप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस नहीं की जाती, जिसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। देन कंसेप्चुअल कंसर्न इसमें क्या था, प्रॉब्लम्स आर पोज्ड विद द वे टीचर्स एम्ब्रेस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन अनक्रिटिकल एंड इंट्रोडक्शनिस्ट वे, कि अनक्रिटिकल वे से अगर वो डील कर रहा है प्रॉपर टीचर रिफ्लेक्ट जो अपनी प्रॉब्लम्स को, या फिर रिफ्लेक्सिविटी इज अनदर कॉन्सेप्ट। अगर कम्युनिकेशन का एलिमेंट आ जाता है बीच में कि स्टूडेंट मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं या स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं बट दे उनके अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल कंसर्न ये आ सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो शो करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे टीचर को। So these are the conceptual concerns that can lead to bad results of reflective practice. Then criticism, ये summary है इसकी regarding these issues. Therefore, care needs to be taken to recognize complexity and problematic
what is involved in practice practice rather than accepting it as a fact or self evident. तो ये ऊपर जितनी कहानी है इसका समरी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अब आपसे अगर क्रिटिसिज्म पूछा जाए या क्रिटिसिज्म अबाउट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पूछे तो आपने ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और बीच में शॉर्ट पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हैं, आप वो मेंशन कर दीजिए। देन इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1 क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, एंड हाउ डू यू नो व्हेन यू आर थिंकिंग क्रिटिकली, आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्रिटिकली सोच रहे हैं। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर क्या है, हु आर गुड एट क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर के अंदर ऐसी क्या क्या कैपेसिटीज होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए कि जो क्रिटिकल थिंकिंग में उसको अच्छा बनाता हो। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है, नंबर 1 एनालाइजिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, डिफाइनिंग, एग्जामिनिंग। बट यहाँ पर अगर हम सोचें तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी हमने जो पॉइंट है जिस पर हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस जिसको हमने क्रिटिकली सोचना है, ठीक है, उसको तनकीदाना नजर या नाक की नजर से हमने उसको देखना है। फिर उसको एग्जामिन किया, डिफाइन करने के बाद हम उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है, उसका जायजा लेंगे। फिर उसे इन्फर करेंगे, हम उससे कुछ ना कुछ अखज कर रहे होंगे। लिस्ट, अब हमने उससे लिस्ट बना ली, फिर हम क्वेश्चनिंग रेज करेंगे उस पर कि वो जो हम जो जिस टॉपिक पर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं उसके बारे में हमने क्वेश्चनिंग क्वेश्चंस रेडी कर लेते हैं। और फिर जब क्वेश्चन रेडी हो गए तो अब हम उसके कॉजेस चेक करते हैं, उसकी वजूहात की तरफ जाते हैं, रीजनिंग उसकी फाइंड आउट करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, साइंटिफिक रीजनिंग। और फिर हम उसकी बेस पर सिंथेसाइज कर लेते हैं जो भी हमें एक्शन प्लान सिंथेसाइज करना है। So these are the critical thinking steps. Number 1, what is critical reflection? Critical reflection में क्या है, ये इसकी definition मैंने नीचे highlight की है। Critical thinking involves reasoning. Basically इसमें reasoning involved है based on sound, consistent logic, not on emotions or social pressure के। एक scientific logic हो, scientific reasoning होनी चाहिए जिसकी authenticity हो, वो valid हो, ठीक है। तो अनऑथेंटिक या फिर आप सिर्फ सोचे समझे सिर्फ अपनी assumptions की बेस पर किसी चीज का आंसर नहीं कर सकते। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इज दैट वन कि आप साइंटिफिक रीजनिंग को लेकर चलते हैं इस पे। देन इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल थिंकिंग, मेजर मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या क्या है, 4 मेजर मैकेनिज्म्स है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपने मेजर मैकेनिज्म जो क्रिटिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व है आपने याद रखने हैं, 4 है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड कम्युनिकेशन, BPCC। आपने निमोनिक याद कर लेनी है। इसके अलावा जी जो बाकी सारा मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, दीज ऑल आर द नॉन क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो वी आर थिंकिंग क्रिटिकली व्हेन वी आर, जब हम क्रिटिकली थिंक करेंगे तो हमने उसमें किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है, रिले ऑन रीजन, आपने रीजन का ध्यान रखना है, रिक्वायर एविडेंस, आपको सबूत चाहिए, किसी भी जो आप रीजन दे रहे हैं उसका सबूत होना चाहिए, एनालाइजिंग अपेरेंट कंफ्यूजन एंड आस्किंग क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हो आप, जो कंफ्यूजन रेज हो उसको एनालाइज कर सकते हो, उसका जायजा ले सकते हो आप, सेल्फ अवेयरनेस आपको हो, ऑनेस्ट होकर आपने सोचना है, वन साइडेड नहीं सोचना, ना ही फेवरिज्म, बीइंग ओपन माइंडेड सो दैट वी इवैल्यूएट ऑल द रीजनेबल इन्फ्रेंसेस, ताकि तमाम जो रीजनेबल नताइज हैं आप वो अखज कर सकें। कंसिडर वैरायटी ऑफ पॉसिबल व्यू पॉइंट्स, और आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं कोई भी डिसाइड कर सकते कि आप किसी भी पॉइंट को नहीं सोच सकते, बल्कि आपने उसके सारे एस्पेक्ट को सोचना है। Then discipline, that we are precise, meticulous, comprehensive, exhaustive, आप explanatory उसकी examples दे सकते हो। Resist manipulation and rational appeals and avoid snap judgments के उसमें manipulation के आप खुद से कुछ addition कर दें या फिर खुद से बीच में आप extra उसकी explanation दे दें अपने से बनाकर, ऐसा नहीं हो critical thinking में होना चाहिए। एबल टू मेक गुड जजमेंट, आप इतने काबिल हो कि आप उससे गुड जज कर सकते हो। रिकग्नाइज द, अच्छा जज कर सकते हो। रिकग्नाइज द एक्सटेंट एंड वेट ऑफ एविडेंस के जो आपके पास सबूत है वो कितना ऑथेंटिक है, कितनी उसकी वैल्यू है। ये सारे पॉइंट्स है, जब भी क्रिटिकली कोई भी थिंक करता है तो उसको इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इन सारे पॉइंट्स को बीच में लेकर चलना होता है। नॉन क्रिटिकल थिंकर सी थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि नॉन क्रिटिकल थिंकर क्या होता है, वो बिल्कुल वेग सोच रहा होता है, जस्ट इमोशंस पर जो सोची समझी चीजें होती हैं बस उसी पर बिलीव कर रहा होता है। जबकि क्रिटिकल थिंकर रीजनिंग को देख रहा होता है, ठीक है, वो विदाउट रीजनिंग नहीं चलता। कोर आइडियाज अबाउट थिंकिंग स्किल्स, कोर आइडियाज क्या है रिगार्डिंग थिंकिंग स्किल्स,
इसमें नंबर 1 एनालिसिस, इन्फेरेंस, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड इवैल्यूएशन। कि सबसे पहले आप एनालिसिस किया, जायजा लिया, उससे अखज किया, फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी, तफसील बयान की। तफसील बयान करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है काम का, या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने वो इंटरप्रेट कर लिए। सेल्फ रेगुलेशन, फिर उसके बाद आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, खुद से अपने आप को भी पॉलिश कर रहे हैं, अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, फर्दर न्यू या इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं टू इम्प्रूव योर टीचिंग प्रैक्टिस। और फिर आप उसकी इवैल्यूएशन कर लें कि अब जो आपने न्यू रोल प्ले किया है या न्यू स्ट्रेटेजीज अप्लाई हैं की हैं, उसको इवैल्यूएट करें हैं कि वो पॉजिटिव, उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इंप्रूवमेंट कितनी आई है। तो यही सारे आगे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए, इनमें से 4 इन्होंने बताए हैं, बाकी ऊपर सिंपल से थे इसलिए। इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस, इवैल्यूएशन। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, स्टेज थ्योरी। स्टेज थ्योरी में 6 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जब आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट के 6 स्टेजेस हैं, याद रखनी है। इन 6 स्टेजेस में नंबर 1 अनरिफ्लेक्टिव थिंकर के, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल नॉर्मली आप सोचते हैं, ठीक है, अनरिफ्लेक्टिव, आपने रिफ्लेक्शन नहीं की, नॉर्मल आपने सोचा। फिर चैलेंज थिंकर, फिर आपको चैलेंजेस फेस होंगे, जब चैलेंजेस फेस होंगे तो फिर आप चैलेंज थिंकर बनेंगे। फिर आप चैलेंज थिंकर, उसके बाद आपने एक्चुअल थिंकिंग विद रीजनिंग स्टार्ट करनी है। दिस इज द बिगिनिंग थिंकर स्टेज। और उस थिंकिंग के बाद अब आपने प्रैक्टिसिंग थिंकर के स्टेज में दाखिल हो जाना होता है, जिसमें आप एक्चुअली जिसको क्रिटिकली आप सोच रहे हैं, थोड़ा आपने उसके ऊपर थिंकिंग स्टार्ट किया, अब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। प्रैक्टिकली अप्लाई करके उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं और एडवांस थिंकर बनते हैं। एडवांस थिंकर के बाद आप अगेन उसको क्रिटिकली सोचते हैं, उसकी फर्दर रीजनिंग आपको मिलती है, जिससे आप एक कंप्लीट थिंकर, एक कंप्लीट और क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं। ठीक है, दीज आर द 6 स्टेजेस। आप इसको अपने वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा ये नीचे 1 बाय 1 सब आपको स्टेजेस बताई हैं कि स्टेज 1 में आप अनअवेयर होते हैं ऑफ द डिटरमिनिंग रोल, आप नॉर्मली सोच रहे हैं, आपको अपना डिटरमिन रोल नहीं एक्चुअली पता। ठीक है, स्टेज 2 में क्या है, चैलेंज स्टेज, व्हेन दे बिकम इनिशियली अवेयर ऑफ द डिटरमिनिंग रोल, जब आपको अवेयर होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरा एक्चुअली रोल क्या है, प्रोफेशनल रोल इन टीचिंग, कि आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको वो पता चलना शुरू हो जाती है। स्टेज 3 में क्या है, आप एक्टिवली टेकिंग अप द चैलेंज, आप चैलेंज को एक्टिवली एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और उसको एक्सप्लेन करने के काबिल होते हैं, और थिंकिंग अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स ऑफ देयर लाइव्स, आप उसके हर एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली सोचना शुरू करते हैं। दिस इज द बिगनिंग थिंकर स्टेज। देन स्टेज 4 में सेंस ऑफ द हैबिट्स दे नीड टू डेवलप टू टेक चार्ज ऑफ देयर थिंकिंग। अब आप अपनी जो थिंकिंग है आप उसका चार्ज ले रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मैंने जो सोचा है उसको किस तरह से कैटर फॉरवर्ड करना है, जो भी प्रॉब्लम आपको इनकाउंटर हो रही है। देन स्टेज 5 में आप गुड हैबिट्स ऑफ थॉट्स डेवलप कर लेते हैं, आप एक अच्छे थिंकर बन जाते हैं। स्टेज 6 में जिस एडवांस थिंकर स्टेज जिसको हम बोलते हैं, स्टेज 6 में सॉरी, एक कंप्लीट थिंकर आप कंप्लीट और एक अच्छे और क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं। सिस्टमैटिकली टेकन चेंज, अब आप इसमें एक्चुअल रीजनिंग, जो साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, कि जो एक्चुअल रीजनिंग बनती है आप वो सोचते हैं। सिस्टमैटिकली टेकन चार्ज ऑफ थिंकिंग बट आल्सो कंटिन्यूअली मॉनिटरिंग, रिवाइजिंग, रीथिंकिंग स्ट्रेटेजीज फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। और इसमें आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए ये तमाम स्ट्रेटेजीज या बार बार सोच रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस। देन इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है, इसलिए कि ये आपको क्लियरली रैशनली सोचने के लिए हेल्प आउट करती है, आप इंडिपेंडेंट होकर सोचते हैं, बायसनेस नहीं होती, फेवरिज्म नहीं होती, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे आते हैं, आपकी प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट होती है, और जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इनहांस हो रही होती है। ये तमाम आपके जो अपने बिलीव्स या वैल्यूज हैं आप उसके अंदर रहते हुए बायसनेस नहीं करते, बल्कि आप एक्चुअल रीजनिंग की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से आप क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है आपके अंदर, और सेल्फ रिफ्लेक्शन का एलिमेंट आप में ज्यादा होता है, आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होती है, स्टूडेंट की लर्निंग इंक्रीज होती है, और इटसेल्फ आपकी अपनी भी लर्निंग इंक्रीज होती है। ये तमाम सारे इसमें यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंस बताई हुई है, तो आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, स्कीमा फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस।
इसके लिए एक सिंपल वेन डायग्राम ड्रॉ की गई। क्रिटिकल थिंकिंग ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एनीवेज आप इसमें से ये याद कर लें, सिंपल वेन डायग्राम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रीड होती है उसके अंदर कितने सर्कल्स होते हैं, 2 सर्कल्स, ठीक है। जो इसमें लेफ्ट वाला सर्कल है या फिर राइट वाला, या हम सिंपल एक कर लें, एक जो सर्कल है वो सेल्फ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, सेल्फ स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेकंड वन इज सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। बस आपने सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन, self structure or self conceptualization, these are the two elements which are being indicated by the Venn diagram, ठीक है। सिंपल वेन डायग्राम में 2 सर्कल्स होते हैं, बस इतना आप याद कर ले, दैट इज ओके फॉर यू। नेक्स्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या थी अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली जो कॉग्निटिव डोमेन्स हैं which are related to with are relevant to critical thinking are six domains है, cognitive domains। नंबर 1 knowledge, comprehension। नॉलेज आपके पास सिर्फ एक नॉलेज है, ठीक है, किसी बुक की फॉर्म में, या आपने कुछ नॉलेजेस, कुछ स्पेसिफाइज या कुछ फैक्ट्स या कुछ कन्वेंशन है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई नताइज वगैरह हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई वजूहात हो सकती हैं, जस्ट आपके पास एक नॉलेज की फॉर्म में आपके पास एक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि नॉलेज इसमें ये सब कुछ है, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन या मेथोडोलॉजी, कोई क्राइटेरिया हो सकता है, कोई थ्योरी हो सकती है आपके पास, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, दैट इज योर नॉलेज स्टेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सेकंड वन इज द कम्प्रीहेंशन। अब आपने उस नॉलेज को कम्प्रीहेंड करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ट्रांसलेट कर, आप इसमें ट्रांसलेशन आ सकती है, इंटरप्रिटेशन आ सकती है, एक्सट्रापोलेशन आ सकती है, कि आपके पास जो ऑलरेडी नॉलेज है आप उसको फर्दर एलेबोरेट कर दें, फर्दर तफसील से बयान करें। उसके बाद एप्लीकेशन, अब वो जो आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया, आप उसने आपने उसको अप्लाई करना है, ठीक है, एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना। नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई, जिसमें आप के पास जो नॉलेज है उसको तफसील की, अब आपने उसको जो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें अप्लाई करेंगे। थर्ड वन, अप्लाई करने के बाद आपने उसका एनालिसिस करना है, आपने उसका जायजा लेना है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स या रिलेशनशिप्स। आपने आपका जो नॉलेज था, आपने जो अप्लाई किया, आप उसके एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं या उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं, एनालिसिस करें, रिलेशनशिप कर सकते हैं कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं ऑन अदर एलिमेंट्स, या ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल को आप एनालिसिस करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सिंथेसिस। सिंथेसिस में आपने उससे क्या डिड्यूस क्या किया है, आपने उससे लर्न क्या किया है एक्चुअली, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेज इज सिंथेसिस, और फिर फोर्थ वन इज द इवैल्यूएशन। अब आपने उसकी इवैल्यूएशन करनी है कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अच्छा है, बुरा है। तो using Bloom taxonomy, these are the 6 steps for cognitive domain skills। Bloom taxonomy for critical thinking क्या है, ये यहाँ पर इन्होंने इसकी समरी हम कह सकते हैं, cognitive processes characterized as essential to higher order thinking। ये जो cognitive processes हैं ये higher order thinking की तरफ आपको लेकर चल जाते हैं, जैसा कि analysis, synthesis, evaluation, ठीक है, जो स्टार्ट किए थे वो बेसिक स्टेप से, इससे आप एनालिसिस की तरफ मूव ऑन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, evaluate करते हैं, और इसकी वैसे इंटीग्रेटिव और बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्सेप्ट। अब क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं assumption, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, वैल्यू, कंक्लूजन, प्रीमिस, एविडेंस, रेलेवेंस, इररेलेवेंस, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इम्प्लीकेशन, फैलेसी, आर्गुमेंट, इन्फ्लुएंस, ओपिनियन, बायस, प्रेजुडिस एंड हाइपोथेसिस। ये तमाम आते हैं आपके क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स में। टॉपिक 50, टेक्निक्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपने याद रखनी है 16 बेसिक टेक्निक्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, जिसमें नंबर 1 क्लैरिफाई, कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट है या जो आपका टॉपिक है या जो भी आपका पॉइंट, आप उसमें बिल्कुल क्लैरिफाइड हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। नंबर 2, स्टेट वन पॉइंट एट अ टाइम। एक पॉइंट पर आपने एक ही पॉइंट को डिफाइन करना है, ठीक है, आइदर यू आर क्लियर अबाउट दैट, आइदर यू आर नॉट। तो आपने एक पॉइंट को एट अ टाइम, एक ही पॉइंट को लेकर चलना है। अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स को लेकर चलेंगे या मल्टीपल टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलेंगे, एक ही चीज पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लैरिफाइड होना है, आपने एट अ टाइम एक चीज को लेकर चलना है, एक्यूरेट हो आप, उसमें प्रीसाइज होने चाहिए, आपको 100% श्योरिटी हो दैट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। रेलिवेंट रहना है कि आपने अपनी क्रिटिकल जो पॉइंट्स होंगे वो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम के साथ रिलेट करते हो, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन बीच में ना हो।
आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता हो, assumptions जो आप कर रहे हैं वो आप प्रॉपरली पहचान सकें कि आप एक्चुअली एज्यूम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हो। मतलब ये कि आपने जब किसी प्रॉब्लम को सोचना है, सपोज आप क्लास में कि आपने टीचिंग कोई लेक्चर दिया और आप उस पर इमोशन ज्यादा इमोशनल होकर नहीं सोच सकते, सोचेंगे कि अगर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करे या कोई इसको मिसबिहेव कर दिया, तो आप इमोशनल फैक्टर को साइड पे रखकर अदर फैक्टर क्रिटिकली सोचेंगे उसको, एम्पथाइज करेंगे, ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव्स। आपने सिर्फ अपनी नजर से नहीं देखना बल्कि दूसरों की नजर से भी जो थिंग्स है उनको उनके बारे में सोचना है। आपने अपनी इग्नोरेंस को जानना है, नो योर इग्नोरेंस। नंबर 10, इंडिपेंडेंट होना है। थिंक थ्रू इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशंस के थ्रू आप सोचेंगे, इम्प्लीकेशन नॉट थिंकिंग थ्रू इम्प्लीकेशन, नॉट प्लानिंग। माय लेसन इज रॉन्ग। अगर आप इम्प्लीकेशंस नहीं देख रहे कि आपने एक्चुअली अप्लाई क्या करना है, आपने अपना नॉलेज किधर अप्लाई करना है, तो आप की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल खाली जा रही है, वेग जा रही है। सस्पेंड जजमेंट, आपने जो अपनी जजमेंट एबिलिटीज है उसको सस्पेंड करना है। डू नॉट मेक डिसीजन एंड देन यूज क्रिटिकल थिंकिंग टू बैक इट अप। व्हाट सस्पेंड जजमेंट में क्या है, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम आवर करिकुलम, क्या जो हम करिकुलम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, हम उससे एक्चुअली आउटपुट क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो कंसिडर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यूज, आपने दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज को भी कंसिडर करना है। नैरो माइंडेड नहीं रहना, ओपन माइंडेड रहना है। रीडिंग सम रिसर्च एंड लेटिंग इट परस्यू टू, कि आपने सपोज एक रिसर्च बुक पढ़ा, आप उसी को बस अप्लाई कर रहे हैं सब पे। ओपन माइंडेड रहना है, रीडिंग द रिसर्च एंड रीडिंग अदर रिसर्चेस दैट आर्ग्यूज द ऑपोजिट पॉइंट, कि आपने ऑपोजिट पॉइंट्स यानी कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हैं, जो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके पॉइंट्स को, आपने दोनों एस्पेक्ट्स देखने हैं। रिकॉग्नाइज कल्चरल assumptions, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स थिंक मच डिफरेंटली देन यू डू। अब डिफरेंट कल्चर के पीपल, अब देखें अगर एक ग्रुप डिस्कशन कीजिए उसमें 10 माइंड्स एट अ टाइम एक पॉइंट पर सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक सिंगल होकर सोचेंगे तो आपका एक पॉइंट होगा। लास्ट वन इज अ बी फेयर नॉट सेल्फिश, आपने फेयर रहना है, सेल्फिश नहीं रहना। ठीक है, मीन्स ऑनेस्टी इन डिसीजन मेकिंग। दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह आपको अच्छा नेक्स्ट टॉपिक में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।